हेलो गाइस, वीडियो नंबर 1 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसके अंदर आप एओआई के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट पे ध्यान लगाना, बहुत बेसिक सिंगल फिगर के क्वेश्चंस इसके अंदर आपको मिलेंगे। अगली वीडियो जो आएगी वीडियो नंबर 2, उसके लिए ये वाली वीडियो पूरी तरह से बेसिक है, तो अच्छे से सीखें और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए थोड़े से बस। गाइस, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, यानी इंटीग्रेशन का क्या यूज है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को शॉर्ट में बोलते हैं एओआई। 12th क्लास के अंदर इसका सिर्फ एक ही यूज है इन 12th क्लास, दैट इज टू फाइंड एरिया अंडर कर्व और लाइंस। कोई भी लाइन होगी उसके नीचे का एरिया, कोई भी कर्व होगी उसके अंदर का एरिया, या इनसे जो बाउंड होके आएगा, जो ये दोनों एनक्लोज्ड एरिया बनाएंगे, उसको निकालना। दैट इज द पर्पस ऑफ एओआई इन 12th। ठीक है, बाकी इंटीग्रेशन के यूज बहुत सारे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मैनी मोर, लेकिन वो एडवांस लेवल पे जाएगा। इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। जब आप बीटेक में जाएंगे या एमबीए में जाएंगे, कॉमर्स वालों के लिए भी इसका यूज होता है। तो अभी हम बात करते हैं 12th क्लास की। ऑलराइट, देखिए, जानने से पहले एक चीज जान लीजिए, इसके अंदर होती है एक एलिमेंट्री स्ट्रिप। एलिमेंट्री स्ट्रिप दो टाइप की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्री स्ट्रिप, एक होती है वर्टिकल एलिमेंट्री स्ट्रिप। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? एलिमेंट्री स्ट्रिप एलिमेंट्री एरिया देती है, यानी बहुत छोटा सा एरिया देती है। उस छोटे से एरिया को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट का मतलब होता है इंक्रीज। तो अगर हम उस छोटे से पर्टिकुलर एरिया को इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये एरिया फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और पूरा फिट हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है विद इन द लिमिट्स। ठीक है, जैसे मान लो शेप कुछ इस टाइप की है और मैंने इसे किया इंटीग्रेट, तो ये सारा फैल के इसके अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, मान लो शेप कुछ इस टाइप की है, ठीक है, और ये मेरी कोई स्ट्रिप है, मैंने इसे किया इंटीग्रेट, तो ये सारा फैल के इस पूरे के अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री स्ट्रिप दो टाइप की होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। एलिमेंट्री स्ट्रिप एलिमेंट्री एरिया देती है। एलिमेंट्री एरिया छोटा होता है, वेरी स्मॉल, लेकिन उस वेरी स्मॉल को जैसे इंटीग्रेट कर देते हैं वो बड़ा हो जाता है, पूरे में स्प्रेड हो जाता है विद इन लिमिट्स, जो लिमिट्स दी होती है। अब इसका मतलब समझते हैं। देखो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप इस टाइप से बनती है, इस टाइप से। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप है, ये बहुत छोटी होती है, बारीक। मैं तो आपको जानबूझ के बड़ी बना के दिखा रहा हूँ। और वर्टिकल इस टाइप से बनती है, इस टाइप से। ठीक है, ये बहुत पतली होती है, ये भी बहुत पतली होती है। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको एक्स बोला जाएगा, और ये जो छोटी सी चीज है ना, इसे बोला जाएगा डी वाई। ठीक है, देखो, डी या डेल्टा, इसका मतलब होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो डी वाई अगर मैंने बोला तो इसका मतलब है स्मॉल वाई। ठीक है, अगर मैंने डी एक्स बोला इसका मतलब है स्मॉल एक्स। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, इसका ये एरिया होता है, ये होता है एलिमेंट्री एरिया। अब इसका एरिया अगर मैं देखूं तो ये रेक्टेंगल की शेप लग रही है कुछ कुछ, तो एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ एक्स है, ब्रेथ ये है, तो एक्स और डी वाई, ये इसका एरिया बन जाएगा। ऐसे देखो, ये हमारी वर्टिकल स्ट्रिप है, तो ये क्या होगा, ये इसे बोलेंगे वाई, क्योंकि वर्टिकल है। और ये क्या होगा, ये डी एक्स होगा। वाई डी एक्स, वाई नॉट एक्स? अरे वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। ये दिखने में आपको बड़ा दिख रहा है, बट ये बहुत छोटा होगा, इसलिए डी है। डी का मतलब है स्मॉल। ठीक है, तो ये भी एक रेक्टेंगल की फॉर्म बना रहा है। इसका भी एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ अब की बार वाई हो गई, ये लेंथ है और ये ब्रेथ हो गई, तो इसका एरिया हो जाएगा वाई डी एक्स। ये भी देखो, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये भी लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, जब ये इंटीग्रेट हो जाता है, जब ये इंटीग्रेट हो जाता है और यहाँ लिमिट लग जाती है ए से लेके बी तक, लिमिट लग जाती है ए से लेके बी तक, तो ये एरिया एक्सप्लोड हो जाता है, ये एरिया फट जाता है, फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। किसमें? जो भी शेप है। यानी अगर मेरे पास सपोज करो शेप कुछ ऐसी है, ये मेरी शेप है और मैंने ये निकाला एरिया, तो ये सारा पूरा स्प्रेड होकर पूरे में फैल जाएगा। दैट इज द पर्पस ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना। ठीक है, अभी इसका एक लॉजिक और बताता हूं आपको। 3 तरह की शेप आपके सामने दिख रही है। ये शेप कैसी भी हो सकती है, हो सकता है ये शेप ऐसी हो सकता है ये शेप ऐसी हो सकता है ये शेप ऐसी 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 हो सकता है ये शेप ऐसी हो, ठीक है, ऐसी हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको समझना है मेन लॉजिक। ठीक है, ध्यान से देखना। मुझे निकालना है एरिया ये वाला, लिमिट दे रखी है ए से लेके बी तक, और फंक्शन की वैल्यू है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर लिमिट एक्स एक्सिस पर है, ये बात ध्यान से सुनना, अगर लिमिट एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर, तो वर्टिकल स्ट्रिप डाली जाएगी। बिल्कुल सही सुना, ये वर्टिकल स्ट्रिप है, ध्यान रखना। अगर लिमिट एक्स एक्सिस पर है तो वर्टिकल, ये हल्का सा डी एक्स कहलाएगा और इसकी लेंथ वाई होगी। मैं इंटीग्रेट कर दूंगा इस चीज को,
तो मुझे मालूम है इस स्ट्रिप का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लिमिट लूंगा मैं ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक। तो देखो जैसे ये इंटीग्रेट होगा और y की वैल्यू आई नो, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू fx यहाँ पर रख दी जाएगी, ठीक है। और जैसे ये इंटीग्रेट होगा तो देखो इंटीग्रेशन तो इसका हो रहा है, लेकिन मतलब एरिया तो इसका निकल रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन होते ही ये एरिया पूरे में फैल जाएगा विद इन द लिमिट, यानी एक्सप्लोड हो जाएगा, फट जाएगा, फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, कुछ भी भाषा समझ लो। तो इसका मतलब ये है कि छोटी सी स्ट्रिप ने, एलिमेंट्री एरिया ने पूरा एरिया दे दिया हमें विद इन द लिमिट। अगर मैं इस लिमिट को और बढ़ा दूं यहां तक तो एरिया और मिल जाएगा। तो जितनी लिमिट लोगे उतना ही एरिया आपको मिलेगा। तो ये लॉजिक है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का। और देखो अब मान लो डायग्राम कुछ इस टाइप से आ गया। अब की बार देखो लिमिट कहां पर है, वाई एक्सिस पर। तो लिमिट अगर वाई एक्सिस पे आ गई तो अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगी। ये एक्स की वैल्यू हो गई, इसकी लेंथ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्स होता है, और ये हो गया dy। मैं एरिया निकालूंगा, इसका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ एक्स dy। जैसे ये इंटीग्रेट होगा, लिमिट लोअर पहले अपर बाद में, ए से लेके बी, ठीक है। तो जैसे ये इंटीग्रेट होगा ये लिमिट पूरे में फैल जाएगी, एक्सप्लोड हो जाएगी, और मुझे ये सारा एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो शेप कुछ भी हो सकती है, जैसे देखो यहाँ स्ट्रेट लाइन है, मुझे निकालना है एरिया ये वाला। तो अगेन ये मेरी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप हो गई, क्योंकि लिमिट एक्स एक्सिस पर है तो वर्टिकल, लिमिट वाई पर है तो हॉरिजॉन्टल। ये dx होगा, ये y होगा, कॉन्सेप्ट आपको पता चल चुका है। यहाँ y dx आएगा, इंटीग्रेशन होते ही ये सब फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, और सारा एरिया मिल जाएगा। अब बताऊंगा मैं आपको 6 रूल, वो 6 रूल आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। चलिए जी देखते हैं। गाइस 4 कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहे हैं, बड़े आराम से समझना। जिसने कॉन्सेप्ट समझ लिया, न्यूमेरिकल तो उससे समझ लो बड़े प्यार से हो जाएगा। तो ये तो मैं आपको अभी अभी बता चुका हूं कि जहां से लेके जहां तक की लिमिट है, अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया जाए लाइक ए से लेके बी तक, तो यहाँ पे dx आएगा। क्यों? क्योंकि लिमिट एक्स एक्सिस की है, ठीक है। वैसे इसके पीछे लॉजिक ये वाला है कि एक वर्टिकल स्ट्रिप होती है इस टाइप से, इसका एरिया निकाला जाता है, ये y है, ये dx है, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, y इंटू dx, ये y इंटू dx। लेकिन अगर ये इंटीग्रेट हो जाएगा जहां से लेके जहां तक की लिमिट है, तो आपको कंप्लीट एरिया मिल जाता है। ओके, तो ये सारा एरिया आपको मिल जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि किस कर्व को इंटीग्रेट करना है, y इज इक्वल टू एफ एक्स को, क्योंकि लिमिट एक्स एक्सिस पर है। अच्छा, अब अगर सपोज करो ये डायग्राम ऐसे ना होकर के ऐसे करके होता, लाइक x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y दी हुई है, तो आपका डायग्राम ऐसे करके बन जाता, लिमिट आ जाती y एक्सिस पर, तो यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट हो जाती, ठीक है। ये देखो ये आपकी स्ट्रिप है, ये क्या चीज है, ये आपका x होता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेंथ को x कहते हैं, और ये जो हल्की सी चीज है इसे हम लोग dy बोलते हैं। जो यहाँ पे dx है वो यहाँ dy बन गया। तो इसका एरिया अगर हम लोग निकालते तो ऐसे निकालते, लिमिट लेते a से लेके b तक, क्योंकि लिमिट y एक्सिस पर है तो यहाँ पर आएगा dy, ठीक है। और ये क्या है, x। लॉजिक देखो वही है, वर्टिकल स्ट्रिप, ये जो एलिमेंट्री एरिया होता है इसको निकाला जाता है। तो इस वर्टिकल स्ट्रिप का, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ x है, ब्रेथ अब की बार dy है, तो x इंटू dy। तो इतने पोर्शन को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो एरिया अपने आप में बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। और लिमिट वही जहां से लेके जहां तक की आपको दी हुई है, तो आपको इनडायरेक्टली सारा एरिया ये कवर होके मिल जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक वही है। अच्छा जी, आगे देखो बड़ा इंटरेस्टिंग, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ये इंपॉर्टेंट है। सपोज करो आई नीड दिस एरिया, मुझे चाहिए ये वाला एरिया। अब सोचो ये एरिया मिले तो मिले कैसे, ये तो स्पेस में आ गया है ना। आपने एक चीज सीखी कि कोई भी कर्व जब इंटीग्रेट होता है तो जहां पर वो है वहां तो वो रहेगा, उसका नीचे वाला सारा एरिया मिल जाता है ग्रेविटी की तरह। एरिया देखो गिरता जाता है और एक्स एक्सिस तक मिल जाता है। ऐसे देखो अगर ये इंटीग्रेट होगा तो इसका सारा एरिया ये वाला नीचे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि लिमिट वाई एक्सिस पर है। भाई लिमिट अगर वाई एक्सिस पर है तो एरिया मिलेगा वाई एक्सिस तक, लिमिट अगर एक्स एक्सिस पर है तो एरिया मिलेगा एक्स एक्सिस तक, ठीक है, आफ्टर इंटीग्रेटिंग। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, यहां पर भी वर्टिकल स्ट्रिप रही होगी, देखो इस टाइप से, ठीक है, ये आगे करके भी बड़ी होगी। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का लॉजिक तो मैंने आपको खैर बता ही दिया। ये क्या है, dx है स्मॉल, और ये क्या है पूरी लेंथ इसकी, यहां से लेके यहां तक की लेंथ तो हो जाएगी इसकी y1, क्योंकि ऊपर वाला हुआ, मतलब ये कंप्लीट लेंथ इसकी हो जाएगी y1 और ये हो जाएगी इसकी y2, ठीक है। चलो उस चक्कर में हम नहीं पढ़ते, हम समझते हैं लॉजिक। बड़े ध्यान से देखना भाई लोगों, देखो जब ये इंटीग्रेट होगा ये वाला, ठीक है, तो इसका एरिया मुझे यहां से लेके यहां तक मिल जाएगा सारा,
क्योंकि जो मेरा फंडा है कि जब भी कोई कर्व इंटीग्रेट होता है विद इन द लिमिट तो वो अपने आप से स्टार्ट होके एरिया देता है एक्स एक्सिस तक, क्योंकि लिमिट एक्स एक्सिस तक है। अगर लिमिट वाई पे होती तो वाई एक्सिस तक देता। तो इस पूरे का एरिया मुझे मिल गया यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ओके। जब ये इंटीग्रेट होगा तो इसका एरिया मुझे मिलेगा यहां से लेके यहां तक, ये वाला पोर्शन, ओके। बट मुझे तो ये वाला एरिया रिक्वायर्ड है। तो सोचो अगर इसका आंसर 100 आया पूरा और इसका आंसर 70 आया तो ये वाला कितना होगा, 30 एग्जैक्टली। तो लिमिट रहेगी ए से लेके बी तक और y1 में से माइनस हो जाएगा y2, इतना सा पोर्शन है बस। y1 का मतलब ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाला कर्व माइनस ए बी। y1 की वैल्यू क्या है, fx1 dx, ए बी y2 की वैल्यू क्या है, fx2 और dx। तो दिस इज द मेथड। तो आपने यहां से एक बात सीखी, हमेशा इस बात को याद रखना कि हमेशा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व होता है, ठीक है। अगर आपको इन बिटवीन एरिया चाहिए, अगर आपको बीच का एरिया निकालना है तो अपर में से माइनस कर दो लोअर। रीजन, क्योंकि अपर वाला पूरा एरिया नीचे तक देता है और नीचे वाला और नीचे तक देता है, तो ये ऊपर में से नीचे वाला माइनस होकर ये शेडेड रीजन मिल जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं केस नंबर 4। यही केस आ गया हॉरिजॉन्टल पे। आई नीड दिस एरिया, मुझे चाहिए ये वाला एरिया जो स्पेस के अंदर है। लिमिट यहां पर आ गई वाई एक्सिस पे, तो मुझे मालूम है कि जब ये कर्व इंटीग्रेट होगा तो एरिया मिलेगा पूरा वाई एक्सिस तक, और जब x2 इंटीग्रेट होगा तो एरिया मुझे मिलेगा ये वाला, दिस वन। बट आई नीड दिस, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस हो जाएगा। ये ऊपर है ना, मतलब इस तरह से अगर मैं देखूंगा तो ये ऊपर है और ये नीचे है, तो फंडा यही वाला है, ठीक है। बेसिक पे बहुत ध्यान देना है। तो यहां पे आएगा एरिया, लिमिट लूंगा ए से लेके बी तक, यहां आएगा डी वाई क्यों, क्योंकि लिमिट वाई एक्सिस पर है। तो यहां आएगा x1 क्योंकि x1 ऊपर है, माइनस हो जाएगा ए से लेके बी तक, यहाँ x2 और यहाँ dy। x1 की वैल्यू आई हैव दैट इज fy1, ठीक है, dy, और x2 की वैल्यू दैट इज fy2 और dy। तो इस तरह से जो एरिया निकल के आएगा दैट विल बी रिक्वायर्ड वन, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, इन सबको अच्छे से सीख लो वरना न्यूमेरिकल समझ नहीं आएगा। इस दो बातें और देखो। बात नंबर देखो 5, देखो यहां पर क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ग्राफ जो बन रहा है वो बन रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में नीचे की तरफ, और एरिया हमें चाहिए ये वाला, है ना, बाउंडेड बाय कर्व। तो अगर नीचे की तरफ ये एरिया बनेगा तो जब ये इंटीग्रेट होगा, लिमिट तो वही लेंगे ए से लेके बी तक। यहाँ क्या आएगा dx, क्योंकि लिमिट एक्स एक्सिस पर है, और यहाँ क्या आएगा y, क्योंकि आपको मालूम है ना वर्टिकल स्ट्रिप का वो होता है चक्कर, तो ये वर्टिकल स्ट्रिप है, इसे y बोलेंगे, और ये dx। बिल्कुल फंडा सही है। देखो y इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेट होगा तो एरिया मिल जाएगा सारा, ठीक है, नो इशू। क्योंकि हमें जो एरिया की रिक्वायरमेंट है वो है ये, दिस इज द एरिया अंडर कर्व, ठीक है। अगर इसे मैं ऐसे करके देखूंगा तो बात वही है। तो सब कुछ ठीक है, नो इशू। लेकिन पता है क्या होगा, आपका जो आंसर आएगा ना वो नेगेटिव आएगा। रीजन, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सब नेगेटिव हो जाती है, y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी नीचे की साइड में। लेकिन आपको मालूम है एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए इस पूरे रिजल्ट को मॉड्यूलस के अंदर रखा जाएगा। ये हमारा एरिया निकल के आएगा, ये मॉड है। मतलब अगर आंसर आया हमारा माइनस का 80 तो वी विल कंसीडर दैट प्लस 80, ठीक है। तो ये खास बात है कि कभी भी अगर नेगेटिव में एरिया आ जाए तो उसे मॉड में रख के पॉजिटिव बना दिया जाएगा। रीजन लिखा जाएगा एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का डायग्राम है तो ये मॉड लगाना है, ध्यान रखना है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। आगे देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और एक इस साइड है और एक उस साइड भाग रहा है। एरिया मुझे निकालना है बिटवीन दीज। तो देखो ये मेरा एरिया है, ये क्या चीज है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो यहां से एक पॉइंट आएगा इस टाइप से, देखो ये सी पॉइंट है, सी मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट। तो आई नीड टू फाइंड दिस एरिया। देखो ये वाला एरिया जो ब्लैक वाला है ये तो है y1 का, है ना, क्योंकि इसके ऊपर y1 है, देखो ये रहा y1 जा रहा है ना। और ये देखो ये जो एरिया रेड वाला है ये है आपका y2 का। रीजन, क्योंकि इस एरिया के ऊपर y2 की छत है, रूफ। ये रूफ वाला कॉन्सेप्ट बड़ा ध्यान रखना है कि इस रेड वाले के ऊपर कौन है, किसका हाथ है, किसका साया है, y2 का हाथ है। तो ये रेड वाला एरिया y2 का है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व निकलता है, यानी जो इंटीग्रेट होगा वही एरिया देगा एक्स एक्सिस तक का। अगर लिमिट एक्स एक्सिस पर है, अगर लिमिट वाई एक्सिस पर है
तो y एक्सिस तक का, ठीक है। यहां पर भी एरिया अंडर द कर्व निकला है। एक्चुअली इस डायग्राम को हमने इस तरह से देखा, ओके, तो ध्यान रखना। तो इसका मतलब वी नीड टू फाइंड दिस बोथ एरिया कंबाइंडली। तो बड़े आराम से देखना, एरिया इज इक्वल टू, लिमिट लेंगे ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक, और हमें चाहिए ये एरिया। लिमिट एक्स एक्सिस पर है तो यहाँ dx तो आएगा ही आएगा। वर्टिकल स्टेप यहाँ पे कुछ इस टाइप से आई होगी, ये क्या है y है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा y, ठीक है। y की वैल्यू, लेकिन ये भी है y की वैल्यू, ये भी है, तो हम कौन सी लेंगे, ये वाली जो ये है, ये कौन है, ये तो ये है, तो यहाँ पर y की जगह रखा जाएगा y1 या फिर fx1। प्लस हो जाएगा, प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि एरिया के नीचे एरिया थोड़ी है, एरिया के साइड में है, इसके एडजेसेंट है, इसका नेबर है, इसलिए प्लस होगा, ठीक है। अगर एक के नीचे एक होता तो माइनस होता, जैसे कि अभी हमने देखा था, बट यहां तो इसके साइड में ना ये, तो प्लस हो जाएगा। लिमिट क्या लेंगे इसकी, रेड वाले की लिमिट आ जाएगी सी से और बी तक। देखो सी से और बी तक हमें चाहिए ये एरिया, ये इसकी वर्टिकल स्ट्रिप होगी। अगेन ये dx होता है तो यहाँ dx आएगा। वैसे भी हमें मालूम है लिमिट एक्स एक्सिस पर है। यहाँ क्या आता है y, क्योंकि ये y होता है, और y की वैल्यू कौन सी लेंगे, ये वाली। रीजन, क्योंकि इस रेड के ऊपर देखो छत किसकी है, रूफ किसकी है, इसका। साया किसका है, इसका। ये कौन है, y2, तो y की जगह लिखा जाएगा fx2। तो इस तरह से आपका एरिया मिलेगा, ठीक है। ये 6 पॉइंट अपने दिमाग में रख लो। अब न्यूमेरिकल आएंगे, जिसको ये 6 पॉइंट नहीं आते उसे दिक्कत होगी पक्का। कुछ बेसिक डायग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं पैराबोला के बारे में। एक होता है राइट हैंडेड पैराबोला। तो राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये जो a है ना, a, ये यहां पर कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दिस a इज कांस्टेंट। तो आप ध्यान रखना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट हैंडेड पैराबोला। इसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए। डायग्राम कुछ ऐसे करके बनता है, ये इसका डायग्राम है, राइट साइड में बना है, ठीक है। ये इसका वर्टेक्स होता है, ये इसका फोकस होता है। इसका फोकस होता है a,0। अगर इस हिसाब से देखा जाए a,0, ये इसका फोकस है। ये इसका लेटस रेक्टम होता है। ये जो लाइन जा रही है ना, ये इसे बोलते हैं लेटस रेक्टम, ठीक है। एक इस लाइन को, इसकी लेंथ होती है 4a। तो आपको ध्यान रखना है, ये वर्टेक्स, ये फोकस और ये लेटस रेक्टम, ओके। और पहचान क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जैसे मैं कहता हूं y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 20x। तो ये सारे के सारे राइट हैंडेड पैराबोला हैं, क्योंकि y का स्क्वायर है और यहाँ पॉजिटिव है। बाकी साथ में कांस्टेंट कुछ भी हो, 9 हो, 20 हो, 1 हो, कुछ भी हो, ठीक है। ऐसी होता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। इसकी इक्वेशन सेम होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बट यहाँ माइनस आ जाता है। तो अगर माइनस आ जाएगा तो डायग्राम की शक्ल ऐसी हो जाएगी, ठीक है। ये इसका फोकस है, ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका लेटस रेक्टम है। लेटस रेक्टम या लेटस रेक्टम, कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दूं y स्क्वायर इज इक्वल टू -x, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 20x, y स्क्वायर इज इक्वल टू -x। ये सारे के सारे लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। पहचान, y का स्क्वायर और यह नेगेटिव है। नंबर कुछ भी हो सकता है, x जरूर होगा। अब देखो अपवर्ड की इक्वेशन होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। अपवर्ड का मतलब ऐसे करके इसका डायग्राम बनेगा। ये शेप आपको याद रखनी है। ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका फोकस है और ये इसकी लेटस रेक्टम है, ठीक है। फोकस से गुजरती हुई लाइन। तो जैसे मैं कह दूं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, या x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y, या x स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली y, या x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2y, ठीक है। अपॉन में भी हो सकता है कांस्टेंट। तो ये सारे अपवर्ड पैराबोला हैं। x का स्क्वायर होता है यहाँ पर। एक होता है डाउनवर्ड, बिल्कुल सेम है, बस माइनस का आ जाएगा या माइनस आ जाएगा। इसका डायग्राम डाउनवर्ड हो जाएगा, ये इस टाइप से, ये रहा, ठीक है। ये क्या है, वर्टेक्स, ये क्या है, फोकस, और ये क्या है, लेटस रेक्टम। आगे तक भी जा सकता है या रोक भी सकते हो। इसकी इक्वेशन ऐसी होती है जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू -9y या x स्क्वायर इज इक्वल टू -y, ठीक है। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पैराबोला की पहचान क्या है। पैराबोला के अंदर 2 वेरिएबल होते हैं। कितने वेरिएबल होते हैं, 2, x और y जरूर होते हैं। इसमें से किसी एक का स्क्वायर होता है, एनी वन इज इन स्क्वायर। कोई एक स्क्वायर में होता है, दोनों स्क्वायर में नहीं होते। देखो यहां पर y स्क्वायर में x की पावर 2 नहीं है, यहां पर y की पावर 2 है, x की पावर 2 नहीं है, यहां पर x की पावर 2 है, y की पावर 2 नहीं है। तो एक बार में एक ही स्क्वायर होगा 2 वेरिएबल में से। अगर y का स्क्वायर है
तो पैराबोला या तो राइट हैंडेड होगा या लेफ्ट हैंडेड होगा, डिपेंडिंग अपॉन द साइन। अगर प्लस है तो राइट साइड, माइनस है तो लेफ्ट साइड। इस तरह से याद रखो। अगर एक्स का स्क्वायर है तो पैराबोला या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, डिपेंडिंग अपॉन द साइन। प्लस है तो अपवर्ड, माइनस है तो डाउनवर्ड। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए वरना मार खा जाओगे। ठीक है जी, आगे देखते हैं। और गाइस आपको रूट एक्स का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। आपको मालूम है रूट एक्स को ऐसे लिखा जा सकता है एक्स की पावर हाफ और dx, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स की पावर 3/2 और यहां पर 2/3 आता है। ठीक है, प्लस में c। आगे मैं इसको ऐसे करके भी लिख सकता हूं 2/3 और x इंटू एक्स की पावर हाफ। देखो ऐसे करके, क्योंकि पावर कितनी है 1, जब ये ऐड होंगे तो दोबारा 1 और 1/2 प्लस होंगे तो यही आएगा। फर्दर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2/3 x अंडर रूट एक्स। तो मैं ये चाहता हूं कि आप ये डायरेक्ट याद रखें कि अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 x रूट एक्स होता है। ठीक है, लॉजिक आपको पूरा मैंने बता दिया। ऐसे अगर अंडर रूट वाई आ जाएगा और यहां विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट होगा तो इसका इंटीग्रेशन बताओ 2/3 और y रूट वाई। तो ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ये एक न्यूमेरिकल आपके सामने आया हुआ है, इसने लिखा है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, मतलब एरिया निकालना है जो बाउंड हो। बाउंड मतलब एनक्लोज्ड, बंद हो। ये हमें कुछ दिया हुआ है और हमें एक वैल्यू ये दी हुई है, तो आप समझ जाओ ये पैराबोला है। पहचान, y का स्क्वायर है और x का स्क्वायर नहीं है, तो ये पैराबोला है लेकिन राइट हैंडेड है, क्योंकि जब भी y का स्क्वायर होगा और यहाँ प्लस होगा तो राइट हैंडेड होगा। ये पहचान आपको पता होना चाहिए वरना फंस जाओगे। तो सबसे पहले आप लिख दो गिवन y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x और x की वैल्यू दे रखी है आपको 4। पहले बनाओ इसका डायग्राम, रफ डायग्राम बनेगा कॉपी के अंदर। ठीक है, ग्राफ पे नहीं बनेगा, आंसर शीट के ऊपर बनेगा। y स्क्वायर है तो पैराबोला बना दो ऐसे। ठीक है, इस पैराबोला को जितना मर्जी खोल दो, आपकी मर्जी है। आइडिया से बन रहा है ये डायग्राम। इसका नाम रख दो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, इसका नाम है। इसका डायग्राम बन चुका। ये क्या है, ये इसका वर्टेक्स है 0। ये कितनी x की वैल्यू 4, अंदाजे से आइडिया से 1 2 3 4 यहां ले लो। ठीक है, आइडिया से, यहां पे कोई नापातौली मेजरमेंट नहीं चलेगा। तो x की वैल्यू 4, तो आपको मालूम है x की वैल्यू 4 का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको मालूम है x की अकेली वैल्यू होती है तो वो पैरेलल होती है y एक्सिस के। तो ये x की वैल्यू 4 का ग्राफ हो गया ऐसे करके। ठीक है, इसे लिख दो x की वैल्यू 4 का ये ग्राफ है, इस तरह से लाइन खींच गई। अब इसने क्या बाउंडेड है ना, बाउंडेड मतलब एनक्लोज्ड। तो सोचो कौन सा एरिया ऐसा है जो बिल्कुल बाउंड हो गया हो। ये वाला है, ये वाला है, या ये और ये है। बिल्कुल सही सोचा आपने, ये वाला एरिया इसका बाउंडेड है, दिस वन। फर्स्ट में भी और फोर्थ में भी ये वाला पूरा एरिया इसका बाउंडेड है। अच्छा, आगे अब बात आती है लिमिट्स की। सर इसके अंदर लिमिट्स तो है ही नहीं। लिमिट है, ये 0 और ये कितनी है, ये x की वैल्यू 4 थी। x की वैल्यू 4 जब जाएगी तो x एक्सिस पे 4 पे कट करते हुए जाएगी। ठीक है, तो ये तो बन गया डायग्राम। डायग्राम एकदम बनाना है नीट एंड क्लीन आंसर शीट पर। अब इसकी नेमिंग देखो, इसका नाम रख दो a, इसका नाम रख दो b, इसका नाम रख दो o। ध्यान से देखो, देखो ये दोनों एरिया सिमेट्रिकल हैं। सिमेट्रिकल का मतलब है जितना ये होगा उतना ही ये होगा। जैसे देखो मैं आपसे कहता हूं ऐसे करके, ये दोनों एरिया सिमेट्रिकल हैं। अगर मान लो मैं आपसे ऐसे करके बोलूं तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि ये कम है और ये वाला ज्यादा है। ठीक है, अगर देखो ये एरिया है, मैं बोलूं ऐसे करके तो ये दोनों एरिया सिमेट्रिकल हैं। अगर मैं इतना निकाल दूंगा और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास सारा आ जाएगा। तो ये दोनों एरिया सिमेट्रिकल हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, बड़ा समझना। मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वायर्ड। ठीक है, पहले क्वेश्चन में टाइम लगाते हैं क्योंकि ये बेसिक होता है। रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स ABOA। ये है देखो, यानी A से लेके B से लेके O और O से लेके A, ये पूरा एरिया बाउंडेड है। इसका 2 टाइम्स अगर हो जाएगा तो हमें सारा एरिया मिल जाएगा। तो सिमेट्री पे खेलना है। जो सिमेट्री का ध्यान नहीं रखेंगे उन्हें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डायग्राम के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ये आपको लिखना है। अब मैं निकालूंगा इसका एरिया। अब देखो यहां निकलेगा इसका एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, यहां मैं लूंगा लिमिट 0 से 4, क्योंकि लोअर लिमिट मुझे चाहिए ही चाहिए, अपर लिमिट मुझे चाहिए ही चाहिए। देखो एरिया स्टार्ट हो रहा है कहां से, 0 से, तो 0 से 4 तक आ गई लिमिट। लिमिट मेरी x एक्सिस पर है तो मैं यहां पे dx लूंगा। अगर मैं यहां dx लूंगा तो मैं यहां पे y लूंगा। क्यों, मैंने आपको स्ट्रिप वाला तरीका बता रखा है। देखो ये रहा स्ट्रिप, है ना, ये अगर dx है इतना सा तो ये क्या है y। तो हम निकालते हैं इस स्ट्रिप का एरिया, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री एरिया। ठीक है,
और स्ट्रिप का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी y इंटू डी एक्स। और जैसे इस स्ट्रिप का एरिया इस लिमिट के साथ इंटीग्रेट होगा, ये पूरा एरिया फैल जाएगा गैस की तरह, पूरे में ये फैल जाएगा। तो ये इसका असली फंडा है। लेकिन मैंने आपको तरीका भी बता रखा है कि लिमिट अगर एक्स एक्सिस पर है तो dx लगा दो, यहां dx है तो y लगाओ, y की वैल्यू पुट हो जाएगी, और लिमिट तो आपको मालूम ही है। ठीक है, आगे 2 लगाना ना भूलें। 2 मतलब क्योंकि ये जो एरिया है ये हम इतने पोर्शन का निकाल रहे हैं और हमने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो सारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बड़े आराम आराम से इसको लेके चलते रहो। y की वैल्यू क्या है, यहां से निकलेगी y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू x के टर्म्स में देखो ये दिया हुआ है, तो y निकलेगा अंडर रूट के अंदर 3 और x ऐसे करके। अब यहां पे बच्चा गलती कर जाता है, यहां तक सब आ जाते हैं, तो बड़े आराम से देखना है आपको। 2 ऐसे ही अंडर रूट 3 को बाहर ले लो कांस्टेंट, ठीक है, और इसे अंडर रूट एक्स को अंदर ही रहने दो ऐसे करके। 2 रूट 3 ऐसे ही रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन आपने अभी अभी सीखा था रूट एक्स का डायरेक्ट, क्या 2/3 और x अंडर रूट एक्स। ठीक है, इस तरह से, बल्कि ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रख लो और लिमिट लगा दो बैक साइड पे। ये डेफिनेट इंटीग्रल बन चुका है। ठीक है ना, ये आ गया जी आपका 4 रूट 3/3 है ना, 2 2 जा 4, और यहां रख दो आप लिमिट इस पूरे में। पहले अपर लिमिट रखो यहाँ पे 4 अंडर रूट 4 माइनस अब लोअर लिमिट 0। तो मैं यहां इसको आगे कर देता हूं, ये आएगा 4 रूट 3/4, अरे ये 4 नहीं आएगा 3 आएगा। ठीक है, और अंदर 4 है और रूट 4 का कितना हो जाएगा 2, तो 8 हो जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 8 4 जा 32 रूट 3/3। और हमेशा लिखना है स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जो भी है आप स्क्वायर यूनिट हमेशा लिख देना। तो दिस इज द एरिया। ठीक है, तो ये पूरा बेसिक है, आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए और देखते हैं इसको, पहले आप एक बार देख लो अच्छे से। अच्छा बच्चों, अगर इसमें लिखा होता फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड एक्स एक्सिस, यहां पर एक लाइन और अगर ये लिख देता कि एक्स एक्सिस से बाउंड होना चाहिए, एक्स एक्सिस ये और ये, तो हमारा एरिया सिर्फ ये निकलता है, ये वाला, ये देखो ये तो हो गया पैराबोला, ये हो गया एक्स की 4 की लाइन, और ये हो गई एक्स एक्सिस। इस केस में फिर हम ट्वाइस नहीं लगाते, है ना, ये जो ट्वाइस लगाया ये हम नहीं लगाते। या फिर अगर यहां पे लिखा होता कि एरिया बताओ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तब भी हम सिर्फ यही वाला निकालते, यानी ये पूरा होता, लेकिन आगे 2 नहीं लगता। तो ये ध्यान रखना है कि क्या बोला है, एक एक बात का मतलब होता है। ठीक है जी, एक और न्यूमेरिकल इसने कहा फाइंड एरिया बाउंडेड बाय x² इज इक्वल टू 9y। तो ये अपवर्ड पैराबोला है क्योंकि x का स्क्वायर और पॉजिटिव है। y की वैल्यू 2 बार दे दी, पिछले वाले में 1 वैल्यू थी, यहाँ 2 है, और इसने y एक्सिस भी कुछ बोला हुआ है। तो सबसे पहले आप बनाओ इसका डायग्राम नीट एंड क्लीन, आंसर शीट के अंदर बनेगा डायग्राम। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, ग्राफ के ऊपर नहीं बनेगा, x² है तो आईडीए से बनाओ विदाउट मेजरमेंट, ये बन गया इसका डायग्राम। नेमिंग कर दो x² इज इक्वल टू 9y, ये इसका नाम है। अब देखो आपको वैल्यूज भी दी हुई हैं, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1 ये रही। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका ग्राफ खिंच गया y की वैल्यू 1 का, और y की वैल्यू 4 कहाँ है, यहाँ कहीं होगी, आईडीए से 1 2 3 4 करके। ठीक है, विदाउट मेजरमेंट आइडिया लिया है, आइडिया, तो y की वैल्यू 4 हो गई ये। अब इसने कहा है एरिया बताओ बाउंडेड बाय दिस एंड y एक्सिस भी इसने बोला है। तो भाई जब भी ऐसा बोले तो देखो इस ये लाइन और ये, तो ये वाला एरिया लिया जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। y एक्सिस का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, तो दिस इज द एरिया। ठीक है, आगे नहीं जाएंगे। अगर ये y एक्सिस ना लिखता तो हम इसको भी लेते, फिर हम ट्वाइस का चक्कर पालते। अभी हमारा इतना एरिया है, अब कर दो नेमिंग, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, और ये d हो गया। हमें मालूम है ये वैल्यू 1 है क्योंकि y की वैल्यू 1 यहाँ से कट करती हुई जाएगी, और ये वैल्यू हमारी 4 है। ठीक है, यहाँ लिख दो रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया, ये आपको लिखना जरूरी है, या कुछ टीचर लिखते हैं रिक्वायर्ड बाउंडेड रीजन, एक ही बात है। तो ये होगा ABCD, इतना हमारा एरिया होगा। यहाँ इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ। एरिया लिमिट क्या लेंगे, 1 से 4, क्यों, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, आगे 2 नहीं आएगा क्योंकि y एक्सिस पे एरिया रोक दिया गया है। ठीक है, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ से भी तो y एक्सिस आएगा, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फॉल होगा। ठीक है, यहाँ रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। अगर ये ना लिखा होता तो हम ट्वाइस भी करते। यहाँ पे आएगा dx, फंडा आपको मालूम है बिल्कुल कि लिमिट जब y एक्सिस पे होगी तो हम dx लगाएंगे। लॉजिक इसका ये है कि यहाँ पे स्ट्रिप
डाली होगी, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री स्ट्रिप। ये x है और ये स्मॉल सा जो पार्ट है ये dy है, तो वही x इंटू डी वाई, तो x इंटू डी वाई, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, यहाँ dy आएगा, ठीक है, क्योंकि लिमिट y एक्सिस पर है तो dy आता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। क्या x की वैल्यू सोचो, अंडर रूट का 9y, ये कितना है dy, 9 का तो रूट हो गया 3 और लिमिट कितनी है 1 से 4, ये कितना है रूट y, दिस इज dy, 3 एज इट इज। रूट y का इंटीग्रेशन इसका होता है, रूट y का इंटीग्रेशन आपको याद है 2/3 और यहाँ y रूट y आता है, ठीक है। लिमिट 4 1, 3 से 3 हो गया कट, यहाँ 2, अपर लिमिट पुट करो 4 अंडर रूट 4, लोअर लिमिट पुट करो, इस तरह से आएगा, तो ये 2 यहाँ आएगा 8, यहाँ माइनस, यह आ गया 7 और 14। स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना है क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखना, अगर लिमिट y एक्सिस पर है तो dy, यहाँ dy तो यहाँ x, क्यों, स्ट्रिप का चक्कर होता है, स्ट्रिप का चक्कर, ठीक है। क्योंकि अब तो आपको काफी हद तक ये बात समझ में आ गई होगी, तो कैलकुलेशन पे ध्यान दे देना, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर इसने एक y एक्सिस ना लिखा होता तो हम यहाँ पे 2 भी लगाते, ट्वाइस भी करते। गाइस 2 क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तो मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, ये राइट हैंडेड है और y की वैल्यू दी हुई है 3, ठीक है। अगर y की वैल्यू 3 में इसके अंदर पुट करता हूं तो 3 3 जा 9, ठीक है, सॉरी इस साइड में, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 से होगा 3, तो x की वैल्यू भी 3 आएगी, ठीक है। तो यानी मुझे एक आइडिया मिल गया कि डायग्राम तो बनेगा, पहले तो मुझे पता है डायग्राम इसका ऐसे बनेगा, ये तो बनेगा रफ डायग्राम लेकिन नीट एंड क्लीन। इसका नाम लिख दिया जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, ठीक है जी, बन गया डायग्राम, इट्स ओके। y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 होगी, 1 2 3, यहाँ लेंगे हम आईडीए से, ठीक है। और इसको इस तरह से मिलाएंगे, देखो इस तरह से, y की वैल्यू 3, ये जा रही लाइन, y की वैल्यू 3, ये लाइन है y इज इक्वल टू 3 की, तो ये पॉइंट हमारा कितना हो गया 3, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया पॉइंट, रीजन क्योंकि y की वैल्यू 3 अगर मैं यहाँ रखूंगा तो 3 स्क्वायर 9, तो x की वैल्यू भी 3, मतलब ये पॉइंट भी 3 पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अरे एक दूसरे को ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें निकालना है एरिया बाउंडेड बाय बोथ। तो देखो ये वाला एरिया हो गया बाउंडेड बाय बोथ, ध्यान से देखो ये वाला एरिया, ठीक है। ये लिमिट 0 है और ये लिमिट कितनी है 3, नेमिंग ये a हो गया, ये b हो गया, इसका नाम 0 भी और इसका नाम o भी है, ठीक है। तो ये वाला एरिया बाउंडेड है। बात आती है सर ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, अरे भाई जो एरिया बाउंड होगा, घिरा हुआ होगा, यहाँ कुछ नहीं बोला हुआ, तो उसका मतलब यही एरिया है। अगर मान लो मैं इसको ना लूँ, अगर मैं y एक्सिस को कंसीडर ना करूँ तो फिर तो ये ओपन एरिया हो जाएगा, ये तो बाउंडेड ही नहीं हो पाएगा, तो वी नीड बाउंडेड। तो कभी कभी बाउंडेड में हम कॉमन सेंस भी लगा लेते हैं, तो दिस रेड वन इज द एरिया, तो यहाँ लिखा जाएगा एरिया रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड एरिया, जैसे भी आप लिखते हो, इज इक्वल टू ए से ओ से बी और बी से ए, ठीक है जी। अब निकाल दो अपना एरिया, तो लिमिट क्या लोगे 0 से 3, क्योंकि लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3 आपको दी हुई है। यहाँ आएगा dy क्यों, क्योंकि लिमिट आपने y एक्सिस पे ली है, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा फिर x आता है। वैसे भी आपको इसका लॉजिक मालूम है, स्ट्रिप पड़ती है इस टाइप से, स्ट्रिप वहां डालते हैं जहां की लिमिट दी होती है, लिमिट y एक्सिस पर है तो स्ट्रिप इस तरह से पड़ेगी, y एक्सिस पर है, ये dy होता है, ये x होता है, तो x dy, x की डाल दो वैल्यू, x की वैल्यू मिलेगी यहाँ से, क्या x की वैल्यू अपॉन में आ जाएगा ये, तो y स्क्वायर बाय 3 है, देखो कितना अजीबोगरीब है ना। x की वैल्यू y की नहीं, x की, y की तो अंडर रूट में हो जाती, वी नीड x, तो x होगा y स्क्वायर बाय 3। अब सबको मालूम है y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई क्यूब, नीचे भी आएगा 3 तो 9 हो जाएगा। लिमिट बैक साइड में 3 और 0 पुट कर दो जी, यहाँ 3 पुट होगा तो कितना आएगा 27/9 और 0 पुट होगा तो 0 ही आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसका मैं आपको हिंट देके बस जा रहा हूँ। पैराबोला देखो इस स्टेप से बनेगा, ये तो मुझे समझ में आता है, सॉरी ये तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है ना, अपवर्ड है। पैराबोला मेरा बनेगा इस टाइप से, ये मैंने बना दिया आईडीए से पैराबोला, ठीक है। x की वैल्यू 2 यहाँ कहीं होगी, x की वैल्यू 2, ये लाइन खिंच गई x की वैल्यू 2 की, x इज इक्वल टू 2 की लाइन है। x की वैल्यू 4 यहाँ कहीं होगी, ये लाइन खिंच गई x की वैल्यू 4 की, इस टाइप से, ठीक है। पैराबोला थोड़ा सा अच्छा सा बना देना, तो देखो ये एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया, ओके। लिमिट लेना 2 से 4 और इंटीग्रेट होगा ये कौन है, ये पैराबोला ही तो है, ये वाली चीज, इस टाइप से ये भी हो जाएगा, ठीक है जी। तो ट्राई करो प्लीज। एक क्वेश्चन और, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो आपको मालूम है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, जब भी लेटेस्ट रेक्टम की बात होगी ना तो ये तो फर्स्ट है,
इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी जब भी लेटेस्ट रेक्टम की बात होगी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये आपका राइट हैंडेड पैराबोला है, तो ये होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, जो मैंने लिखी थी। अब कर दो कंपेयर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, x के साथ 4a, x के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो 4a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 1/4। हमारा मकसद है a निकालना। डायग्राम हमें मालूम है वाई स्क्वायर है, तो इस तरफ से डायग्राम बनेगा आईडीए से, मेजरमेंट के बिना, ठीक है। ये 0, ये होता है इसका फोकस, फोकस कितना है a, तो ये 1/4 है। तो इस तरह से ये लेटेस्ट रेक्टम होता है। तो ये हमारा एरिया हो गया सारा, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा जाएगा एरिया इज इक्वल टू लिमिट 0 से 1/4 और ABO, तो मतलब ट्वाइस हो जाएगा, इतना निकाल के इसका ट्वाइस निकल जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा dx, यहाँ क्या आएगा y। dx क्यों आया? क्योंकि लिमिट x एक्सिस पर है। y क्यों आया? स्ट्रिप का लॉजिक, ठीक है। देखो ये y है ना, ये y है, और ये क्या है dx। आपको सिंपल समझना है, लिमिट अगर x एक्सिस पर है तो dx लगा दो, dx लगाया तो y आएगा, y की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो इसे आप खुद कर लेना, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था गाइस। अगला कॉन्सेप्ट आता है सर्कल का। तो दिस इज सर्कल, इसका भी बड़ा रोल है। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर ये h और k मिलके सेंटर बना देते हैं और r यहाँ पर रेडियस होती है। अगर डायग्राम इसका बनेगा तो डायग्राम इसका कुछ इस टाइप से बनता है। ये हमारा सर्कल है, सेंटर हो गया h के, ये हो गया रेडियस r। अगला इसका नेक्स्ट, अगर मान लो y के साथ कोई कांस्टेंट ना हो प्लस माइनस में, तो बनेगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस केस में सेंटर होगा h0 और रेडियस तो r रहेगी। नोटिस करने वाली बात कि सर्कल जो बनेगा ना वो बनेगा यहाँ पर x एक्सिस पर, क्योंकि x कोऑर्डिनेट है, y 0 है, तो यहाँ कहीं बनेगा हमारा सर्कल इस टाइप से, ठीक है। ये रहा, ये हमारा सेंटर रहेगा h,0, ये रहेगी हमारी रेडियस r, ठीक है। ये तो कहीं पर भी बन सकता है क्वाड्रेंट के बीच में, क्योंकि यहाँ पर h भी है और k भी है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि इनके साइन कैसे हैं, प्लस प्लस के हैं तो फर्स्ट में बनेगा, माइनस माइनस के हैं तो फोर्थ में बनेगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगला वर्जन इसका ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब की बार x के साथ कुछ नहीं है, सेंटर है 0 के, तो ये बनेगा y एक्सिस के ऊपर, a इस टाइप से, ये हो गया इसका सेंटर 0 के और ये हो गई इसकी रेडियस, ठीक है। ये वाला बहुत काम आता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसमें देखो h भी नहीं है और k भी नहीं है, तो इसका सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस क्या है r, यानी इसका डायग्राम बनेगा एकदम सेंटर पे, ओरिजिन इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए भी एक फॉर्मूला आपको सीखना है, मैं बताता हूँ। तो गाइस अगर कुछ ऐसा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आपको y को लिखना है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे आया? यहां से आया, देखो x उधर भेजो तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर y का स्क्वायर है तो उधर जाएगा स्क्वायर तो अंडर रूट बन जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पर है y निकालने का, आर स्क्वायर इसे उधर भेजो तो माइनस में हो गया, और अंडर रूट y के ऊपर 2 था वो उधर आके रूट बन गया। अब देखो इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज होता है इंटीग्रेशन का, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद होगा आपको, बहुत बड़ा था ये, ठीक है। इसका प्रूफ एग्जाम में आ भी सकता है, मैं आपको बता चुका हूं अपनी इंटीग्रेशन की वीडियोस में। तो इसका फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट में सेम प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। फिर देख लो x/2 अंडर रूट में सेम प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे कुछ बातें और हैं, सॉल्व करते करते क्वेश्चन में कुछ ऐसा बन जाता है साइन इनवर्स 1, तो इसका मतलब π/2 लिखा जाएगा, मतलब साइन की वैल्यू 1 कब होती है? π/2 पे। अगर कहीं कुछ ऐसा करके बन गया साइन इनवर्स -1, तो माइनस बाहर और साइन की वैल्यू 1 π/2 ऐसा लिखा जाएगा। कहीं पे अगर ऐसा कुछ बना साइन इनवर्स 1/2, तो इसका मतलब π/6 लिखा जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा बना साइन इनवर्स 1/3, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, ऐसे ही रहेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू 1/3 कब होती है हमें नहीं पता, तो दिस विल रिमेन एज इट इज। अगर कहीं पे ऐसा आ गया साइन इनवर्स सपोज करो 7/9, तो ये भी ऐसे ही रहेगा। तो मतलब जो नोन वैल्यू है वो तो रख दी जाएगी, और जो अननोन है तो आंसर इसी फॉर्म में छोड़ा जाएगा। अगर कहीं ऐसा आ गया साइन इनवर्स 0, तो साइन की वैल्यू 0 तो 0 होती है, ठीक है। हमेशा साइन इनवर्स ही आएगा, रीजन क्योंकि फॉर्मूला ही एक है और इसके अंदर साइन इनवर्स है, तो इन बातों का ध्यान रखें। अब न्यूमेरिकल देखते हैं। 2 क्वेश्चन आपके सामने, इसने कहा है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, और आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर 0 0 है ना, मैंने बहुत सारी इक्वेशन बताई थी। और ये भी देखो सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है 7, तो आप इसे अगले स्टेप में जानबूझ के ना ऐसे करके लिख देना,
√7 का स्क्वायर, ठीक है, अभी भी 7 रहेगा। तो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आपको उसे स्क्वायर में लिखना है। अगर 9 लिखा होता तो 3 का स्क्वायर लिख देते, 25 तो 5 का स्क्वायर, अगर लिखा होता 13 तो √13 का स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों में से मैं आपको एक बताता हूं। तो चलो जी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, वहां लिखा हुआ आएगा फाइंड इंटीग्रेशन, ठीक है, मतलब फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस बाय इंटीग्रेशन या यूजिंग इंटीग्रेशन। तो मैंने ले लिया x² + y² इज इक्वल टू r²। इसके बारे में बेसिक जानकारी लिखना जरूरी है। सेंटर 0 0 और रेडियस r, इतना आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। इसका सेंटर 0 0 और रेडियस √7, 7 नहीं √7, क्योंकि 7 को कन्वर्ट करके लिखा जाएगा। अब बनाएंगे इसका डायग्राम। तो अगेन मैंने आपसे कहा है डायग्राम हमेशा आपको नीट एंड क्लीन बनाना है, लेकिन आंसर शीट पे, ग्राफ पे नहीं बनाना। ये बन गया डायग्राम विदाउट मेजरमेंट, बिना नापतोल का, कोई मेजरमेंट नहीं लेना, ठीक है। लेकिन सर्कल गोल लगना चाहिए, कभी चकोर बना दो। तो भाई ये तो सेंटर हो गया इसका 0 और ये रेडियस हो गई r, क्योंकि यहाँ पर r है। इस केस में रेडियस हो जाएगी √7, यहाँ √7 आता इस केस में, ठीक है। ये भी -r हो गई, ठीक है। देखो 4 पार्ट सिमेट्रिकल है, तो मैं क्या करूंगा, एक पार्ट का निकालूंगा एरिया इस वाले का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालूंगा और 4 से कर दूंगा मल्टीप्लाई। मान लो ये 25 आ गया तो पूरे का एरिया 100 हो जाएगा। तो एक पार्ट पे करो फोकस, ठीक है। लिमिट क्या लूंगा, 0 से लेके r तक, ये r मेरी लिमिट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ है नहीं, तो r क्या है, कांस्टेंट, तो ये लिमिट होगी। इसके अंदर लिमिट होगी 0 से लेके √7 तक, तो ये है, नेमिंग कर दो, ये a हो गया, ये b हो गया और ये a हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया रिक्वायर्ड, एरिया रिक्वायर्ड, ये लिखना बहुत जरूरी होता है। 4 टाइम्स AOBA, ये देखो A से O से B और B से फिर A, इसका 4 टाइम्स। अब जरा समझना बड़े आराम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू, यहाँ आएगा 4 टाइम्स, क्योंकि 4 टाइम्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो बच्चे इसको लगाना भूल जाते हैं। लिमिट लेंगे 0 से लेके r तक, है ना, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। मैं फोकस कर रहा हूं इस पर, और आपको मालूम है लिमिट मैंने ली है x एक्सिस की, तो यहाँ पे आएगा dx, यहाँ dx, तो यहाँ पे आएगा y। लॉजिक इसका पता है ना आपको, ये स्ट्रिप होती है, ये स्ट्रिप एग्जाम में दिखा दोगे तो भी बढ़िया, नहीं दिखाओगे तो भी बढ़िया। ये dx होता है और ये y होता है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री एरिया, y इंटू dx इस रेक्टेंगल का एरिया होता है। लेकिन जब ये इंटीग्रेट होता है जहां से लेके जहां तक, तो सारा एरिया फैल जाता है, तो सारा मिल जाता है, ठीक है। तो भाई ये आ गया 4, 0 से लेके r, y की वैल्यू यहां से निकलेगी, यहां से अभी अभी मैंने आपको सिखाया है, निकलेगी √, ये r² - x², ये हो गया इसका ये, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन का याद होना चाहिए, मैंने अभी अभी लिखा है आपके सामने। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप फंस जाओगे, ठीक है, यू विल बी इन ट्रबल। तो बड़े आराम से कॉन्सेप्ट को समझें। 4 ऐसी रखें, बड़ा ब्रैकेट लगाएं, इसका फॉर्मूला x/2 √ में सेम, बिल्कुल ठीक, प्लस a², a यहाँ पे r है, r²/2 साइन इनवर्स x/a, a यहाँ पे r है, और लिमिट का आएगी बैक साइड में r और 0। प्लस सी नहीं आता, जब लिमिट लग जाती है तो प्लस सी नहीं आता, इसलिए मैंने फॉर्मूले में नहीं लगाया था। अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर देखो, ये पूरा क्वेश्चन यहां तक है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ब्रैकेट का प्रॉपर यूज, मोर ब्रैकेट यू यूज लेस मिस्टेक यू विल डू। चलो जी अब रखते हैं ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, जहां x है पहले अपर लिमिट r, यहां रखो r/2, बिल्कुल ठीक है, यहां रखो, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहां रखो r² माइनस r², 0, और 0 से जो टकराएगा सारा 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 आ गया, r²/2 एज इट इज, साइन इनवर्स, यहां रखो r/r 1, ये 1 आ गया। अपर लिमिट ने अपना काम कर दिया, माइनस आएगा, अब लोअर लिमिट रखी जाएगी, यहां रखो 0, सब कुछ 0, भाई 0 से टकराएगा खुद 0 हो जाएगा, प्लस r²/2, और यहाँ क्या है, साइन इनवर्स, यहां रखो 0, 0/0 0, ये आ गया ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट। आगे बढ़ रहे हैं, 4 एज इट इज, r² एज इट इज, 2 एज इट इज, साइन इनवर्स की वैल्यू 1 π/2 पे होती है, हमें मालूम है, बाकी सब 0 हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू 0, सब कुछ 0, ठीक है। 2 से ये सब कट गया, तो आंसर आ गया πr², स्क्वायर यूनिट। अच्छा एक बात बताओ, जब आप बचपन में छोटे थे तो सर्कल का एरिया सबने याद किया था ना, πr²। देखो आज वो आपने प्रूफ भी किया कि सर्कल का एरिया πr² क्यों होता है, तो आपको क्यों का रीजन मिला। जब छोटे थे तो आपको हालांकि अलग अलग ज्योमेट्रिकल मेथड से बताया गया होगा, बट देखो कैलकुलस की हेल्प से प्रूव हो गया
कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कितनी सुंदर चीज है, हाउ ब्यूटीफुल इज द कैलकुलस। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना। ठीक है, यू विल गेट द आंसर। देखो गाइस, 3 न्यूमेरिकल आपके सामने और आ गए सर्कल के। तो ठीक है, एक मैं बताता हूँ, बाकी 2 आप ट्राई करना। ये मेरा न्यूमेरिकल है, सेंटर क्या है इसका 2 और 0, और रेडियस कितनी है r। डायग्राम मेरा बनेगा 2 0 पर, 2 0 पे बन गया आईडीए से। ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। यहाँ मैंने रखा कंपास और मैंने घुमा दिया, तो ये 0 है। देखो अगर ये 2 है तो ये 0.4 होगा, क्योंकि रेडियस कितनी है 2, तो 2 से 2 और आगे बढ़ेगा तो 4, तो ये सर्कल बन के तैयार हो गया। मुझे निकालना है इसका एरिया। ठीक है, तो ऑफकोर्स मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इतने पोर्शन का एरिया निकाल देता हूँ और 2 से कर दूंगा मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा मिल जाएगा। लिमिट ले लूंगा मैं 0 से लेके 4 तक, क्योंकि एरिया 0 से स्टार्ट है और 4 पर खत्म है। या फिर मेरे पास एक ऑप्शन और था कि मैं लिमिट लेता 0 से लेके 2 तक और इतने पोर्शन का निकाल लेता और 4 से करता मल्टीप्लाई, तो एक ही बात थी। ठीक है, तो फिलहाल मैंने देखो लिखा रिक्वायर्ड एरिया 2 टाइम्स OBC, ये नाम मैंने रखा 2 टाइम्स, ये आएगा YDX। dx क्यों, क्योंकि लिमिट x एक्सिस पर है। y क्यों, क्योंकि जब dx होता है तो यहाँ y आता है। लॉजिक आपको मालूम ही होता है, ये स्ट्रिप होती है इसकी, है ना, एलिमेंट्री स्ट्रिप। ये dx है, ये y है, इसलिए ये आता है। y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली जाएगी, स्क्वायर है, इसे वहाँ फेंक दो, स्क्वायर का अंडर रूट, ये वैल्यू आ गई। अब लगा दो इसका फॉर्मूला, ये a है और ये x है, ये लग गया इसका फॉर्मूला, x/2 अंडर रूट में सेम प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, अब रखी जाएगी इसके अंदर लिमिट, बड़ी सावधानी से। अपर लिमिट रखो पहले, ये कितना है 4 रखो भाई, यहाँ पे 4, 4 - 2, 2 आ गया, यहाँ 4 रहेगा, यहाँ रखो 4 - 2, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0, यानी सारा 0 हो गया। ठीक है, 2 से 4 कटा 2 हो गया, साइन इनवर्स। ठीक है, यहाँ रखो भाई 4, 4 - 2, 2 आ गया, 2 से 2 कटा, साइन इनवर्स 1 आ गया। ठीक है, साइन इनवर्स 1। ऑलराइट, अरे इनवर्स तो मैंने लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, 1 और लिखूंगा बस मैं, ब्रैकेट कर दो क्लोज, माइनस। अब रखो 0, यहाँ रखो भाई 0, 0 तो -2/2 आ गया, यहाँ रखो 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया, सब कुछ 0 हो गया। यहाँ पे 2 से 4 कटा 2, बल्कि यहाँ पे सब कुछ देखो 0 ही हो गया, क्योंकि 0 - 2 नहीं 0 नहीं हुआ, बच गया। 4/2 कितना बचा, 2 हो गया भाई, 4/2 2 हो गया, साइन इनवर्स। अब यहाँ कितना है, ये है 0, देखो यहाँ पे 0, तो 0 -2/2 क्या बचा, -1। तो देखो जरूरी नहीं है कि 0 हो तो सब कुछ 0 ही हो जाए, देखो यहाँ मामला बच गया। तो ये बड़ी सावधानी वाली बात थी, यही गलती बच्चों से हो जाती है। ऐसे रहेगा 2, ये रहा, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, π/2 पे, ये माइनस अंदर गया तो माइनस आ गया। ठीक है, लेकिन साइन के अंदर भी एक माइनस है, तो ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो गया। ठीक है, अरे ये माइनस और साइन के अंदर वाला माइनस प्लस, 2 यहाँ पर है, साइन की वैल्यू ये कितनी होती है 1, π/2 पे होती है। ये आ गया जी 2, 2 से 2 कट गया पाई, यहाँ पर भी 2 से 2 कट गया पाई, और आंसर मेरा आ गया 4π, पाई 2π 4π, 4π स्क्वायर यूनिट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, 0 रखने से 0 आ जाए ये कभी पॉसिबल नहीं है, मतलब हमेशा नहीं है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन में ना रहे कि 0 है तो हमेशा 0 आएगा। देखो यहाँ बच गया था, तो 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आ गया इसके अंदर इलिप्स। देखो इलिप्स की इक्वेशन होती है x² / a² + y² / b² = 1, बीच में प्लस होता है। अब यहाँ पे 2 बातें, ठीक है, अगर x के नीचे वाला नंबर बड़ा हो गया, अगर a बड़ा हो गया b से, तो ये होगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनेगा। लेकिन अगर y के नीचे वाला नंबर बड़ा हो गया, अगर सपोज करो b बड़ा हो गया a से, ठीक है, मतलब a बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल, और अगर b बड़ा है, y के नीचे वाला बड़ा है तो वर्टिकल। इस केस में डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये रहा आपका इलिप्स। ठीक है जी, और इस केस में जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा ऐसे, वर्टिकल। तो क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा। हालांकि 11th में जब आप थे तो आप इसे x² / a² इस वाले को बोलते थे, और x² / b² और y² / a² इस वाले को बोलते थे। तो 11th में आप इसे पलट देते थे। अब पलटने की जरूरत नहीं है, अब इक्वेशन यही रहेगी, फिक्स है ये, a रहेगा, b रहेगा। बस ये देखना है कि x के नीचे वाला नंबर बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल, y के नीचे वाला नंबर अगर बड़ा है तो वर्टिकल। ठीक है, ये होता है मेजर एक्सिस, ये माइनस का a और a, ये b और ये माइनस का b, ये भी वही रहेगा, माइनस का a, ये b और ये माइनस का b। इसमें ये मेजर एक्सिस है, इसमें ये मेजर एक्सिस है। ठीक है, बात वही है, एक पार्ट का हम निकालेंगे और 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी एक पार्ट का निकालेंगे, 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पर आपको y की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। देखो ऐसे निकालते हैं, y² / b² ऐसे रखो, 1 माइनस का x² / a² उधर भेज दो।
वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर वहाँ गया और अंदर ही अंदर एलसीएम भी ले लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना है ए स्क्वायर। ठीक है, पहले मैंने एलसीएम लिया, अंदर अंदर ये आया और ये उधर भेज के ये मल्टीपल में। वाई की वैल्यू स्क्वायर ऊपर गया तो बी अपॉन ए तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि दोनों का स्क्वायर है और वो अंडर रूट में रह जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा इलिप्स के अंदर वाई की वैल्यू का। ऐसी अगर एक्स की वैल्यू चाहिए तो ऐसे निकलेगी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन देख लेना। ठीक है, ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, यहाँ वाई आएगा, यहाँ क्या आएगा वाई के नीचे वाला बी अपॉन ए और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर एक्स निकालना है तो बी अपॉन ए का उल्टा हो जाएगा ए अपॉन बी, बाकी बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका यूज और इसका इंटीग्रेशन आपको अभी अभी आता ही है, तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। ओके, तो दो क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन ये भी इलिप्स है और ये भी इलिप्स है। इसके अंदर पता नहीं चल पा रहा कि इसके अंदर ए बड़ा है या बी बड़ा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो आपकी मर्जी, मैं मानूंगा इसे हॉरिजॉन्टल। लेकिन इसको देख के साफ पता चल पा रहा है कि ये वर्टिकल है क्योंकि वाई के नीचे वाला बड़ा है। यहाँ पे ए कितना है, ए 4 नहीं है 2 है, 2 का स्क्वायर लिखेंगे। बी कितना है 5 क्योंकि 5 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ। तो भाई इसको देख के पता नहीं चल पा रहा है कौन सा है, तो जब ना पता चले तो आपकी मर्जी कोई सा भी बना दो। तो मैं बना देता हूँ इसे हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ठीक है, ये बन गया एलिप्स। डायग्राम बनाना है नीट एंड क्लीन। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है जी, एक्स के नीचे कौन है ए, तो ये ए हो गया, यहाँ पर ए हो गया। इस केस में एक्स के नीचे कौन है 4, तो यहाँ पे 2 होता, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस का 2 या प्लस का 2। ठीक है, और डायग्राम इसका ऐसे बनता है वर्टिकल, लेकिन फिर भी एक्स के नीचे वाला तो एक्स एक्सिस पे ही आएगा। ये कितना हो गया बी, ये कितना हो गया माइनस का बी। एरिया निकालना है मुझे पूरे इलिप्स का, तो मैं एक पार्ट का निकालूंगा जैसे सर्कल का निकाला था और 4 से कर दूंगा मल्टीप्लाई। लिमिट 0, ये ए हो गया और ये बी हो गया। यहाँ पे लिख दूंगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ओ ए बी, ये मेरा एरिया हो गया। ठीक है, और एरिया निकालने का तरीका आपको मालूम है, यहाँ 4 आएगा, लिमिट 0 से लेकर ए तक जाएगी, 0 से लेकर ए तक। यहाँ आएगा dx क्योंकि मैंने लिमिट ली है एक्स एक्सिस की। ठीक है, यहाँ dx है तो यहाँ y आता है। लॉजिक स्ट्रिप का लॉजिक है। ठीक है, इस स्ट्रिप को बोलते हैं y, ये dx है, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री एरिया। एरिया निकलता इसका है, लेकिन जैसे ही इंटीग्रेट होता है ये एरिया पूरे में फैल जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। चलिए जी, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू 4, 0 से लेकर a, और y की वैल्यू यहाँ से निकालना मैंने आपको बताई थी कैसे निकालते हैं। y ये, इसे रोक दो यहीं पे, ये वहाँ गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और मैंने ट्रिक आपको बताई थी b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये ट्रिक आप भूल जाओ तो रफ में y की वैल्यू निकाल लेना, इसको उधर भेजना, एलसीएम लेना, इसको उधर और स्क्वायर अंडर रूट में, तो b अपॉन ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, 4 ऐसे ही b और a कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और इसका इंटीग्रेशन आपको याद है क्या होता है, x/2 अंडर रूट में सेम प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट बैक साइड में a और 0। इसके बाद का खेल आपको पता है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, अपर लिमिट रखो पूरे में, यहाँ रखो a/2, यहाँ रखो a स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ रखो a स्क्वायर, पूरा कट के 0 हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहाँ रखो साइन इनवर्स x, तो a से a कट के साइन इनवर्स 1 बचेगा। अब 0, यहाँ रखो 0, सारा 0, यहाँ रखो साइन इनवर्स 0, सब कुछ 0। ठीक है, ये आ गया 4b बाई ए, अंदर आ गया a स्क्वायर बाई 2, और साइन की वैल्यू 1 होती है π/2 पर। 2 से 4 कट गया, a से a, तो आंसर आ गया पाई और ए बी स्क्वायर यूनिट, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। देखो a से a भी तो एक कट गया ना, तो a बचा और b बचा, तो ये इसका आंसर है। तो यानी अब आपको ये याद हो गया कि इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, है ना। अगर क्वेश्चन कंपटीशन में आए ये वाला, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हो। बताओ यहाँ पे a कितना है, a यहाँ पर 2 है क्योंकि 4 है तो 2 का स्क्वायर। b कितना है, b यहाँ पर 5 है क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, तो इसका आंसर आएगा कितना, पाई ए बी। बोला तो 2 5 जा 10, 10 पाई इसका आंसर आएगा। तो आंसर आपको पहले पता लग गया, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आपको आंसर मालूम है। ठीक है, तो इलिप्स का एरिया देखो पाई ए बी होता है, प्रूफ हुआ। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो। इसका डायग्राम देखो ऐसे करके बनेगा, ऐसे बनाना इसका डायग्राम। ठीक है, ये माइनस का 2 है, ये 2 है, ये 5 है, ये माइनस का 5 है, ये वाला एरिया आपको निकालना होगा। लिमिट लेना 0 से लेके 2 एक्स एक्सिस पर। डायग्राम चाहे हॉरिजॉन्टल बने चाहे वर्टिकल बने, क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, प्रीफर करते हैं हम dx में। तो लिमिट ले लेंगे हम 0 से 2, यहाँ आएगा y dx, और y की वैल्यू आपको निकालनी आती है जैसे यहाँ निकाली है हमने। ठीक है जी।
ट्राई करो उसको। गाइस कुछ मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन आ गए। मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर देखो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू मॉड, और यही फंक्शन या इंटीग्रेशन के अंदर भी है, लिमिट भी लगा रखी है। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, फंक्शन मॉडुलस के अंदर है, यहाँ पर भी मॉड है, अंदर मॉडुलस के अंदर है। इसने कहा है इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ। जब ग्राफ बन जाए इसको फिर इवेल्युएट करो। ठीक है, तो इसका भी रोल है। तो जरा समझते हैं, पूरा एक मेथड है। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चन आपको करना है। मैं बता रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 को पहले कंसिडर करो। ठीक है, हालांकि साइड में आप इसको भी लिख लो, -6 से 0 और x प्लस 3 मॉड्यूलस और dx। ओके, रखो इसे, नो प्रॉब्लम। अब पहले भाई मॉड को ब्रेक करना आपको आना चाहिए। तो देखो मॉड को ब्रेक करने का तरीका सीख लो। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींच लो इस तरह से। ठीक है, मॉड के अंदर क्या वैल्यू है, x प्लस 3, इसको मन में 0 के अंदर रख लो, 0 के इक्वल रख लो। तो x की वैल्यू क्या आई, -3 आ गई। ठीक है, ये -3। अब यहाँ पे 2 पार्ट बनाओ, वैन और यहाँ पर भी वैन। यहाँ पे लिखो जब x बड़ा या इक्वल होगा -3 के, यहाँ लिखो जब x छोटा लेस देन -3 होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं मॉड्यूलस को ब्रेक करना। हाउ टू ब्रेक द मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के अंदर जो चीज है इसे 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू आएगी, x की जो भी वैल्यू आई है उसे एक बार ग्रेटर देन इक्वल और एक बार लेस देन। लेस देन में इक्वल नहीं लगाना। अब देखो आपको क्या करना है, अब खेलना है खेल। y इज इक्वल टू मॉड्यूलस हटा दिया जाएगा और नॉर्मल रखा जाएगा ऐसे, बस। और यहाँ पर y इज इक्वल टू मॉड्यूलस हटा दिया जाएगा और बाहर माइनस लगाया जाएगा ऐसे। अब इसका मतलब समझो ऐसा क्यों हुआ। देखो मॉड का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, x की वैल्यू -3 से बड़ी कोई सी भी ले लो, कोई सी भी, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये देख लो, चाहे -3 से बड़ी वैल्यू -2 होती है, रख के देखो, -2 + 3 पॉजिटिव आ रहा है, +1। -3 से बड़ी वैल्यू -1 होती है, रख के देख लो, -1 + 3 +2 पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी ये वाला इसकी जो प्रॉपर्टी थी अभी भी यहाँ पर प्रिजर्व है, अभी भी यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बची हुई है, अभी भी पॉजिटिव है। तो ये एक ही बात है। यहाँ देखते हैं, x की वैल्यू -3 से छोटी कोई भी लो, -3 से छोटी वैल्यू ली मैंने, -4 रखो यहाँ, -4 + 3 -1 आया, माइनस आया, बट माइनस नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने माइनस बाहर लगाया कि ये कंडीशन सारे रिजल्ट माइनस के दे रही है। तो मैंने माइनस बाहर लगाया तो वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अभी भी ये कंडीशन यहाँ पर प्रिजर्व है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ बची हुई है। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल में पॉजिटिव ही रहने देते हैं और लेस देन में हमेशा नेगेटिव लगाते हैं, ताकि अंदर नेगेटिव आए तो उस नेगेटिव को ये नेगेटिव मार पाए। ठीक है, अब 10th क्लास की तरह ग्राफ बनाओ, जैसे आप 10th में ग्राफ बनाते थे। 10th में तो आपके टीचर आपसे 3 वैल्यू रखवाते थे, लेकिन अब आप बड़े हो गए, अब 2 वैल्यू से काम चल जाएगा, मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, कोई मार्क्स आपका नहीं कटने वाला। तो ये बात ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि 2 वैल्यू से मार्क्स नहीं मिलते, ऐसा नहीं है। इसके अंदर जब वैल्यू रखेंगे तो बड़ा अटेंटिव रहना है, बड़ा सावधान रहना है। इसने कहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन -3, -3 से बड़ी वैल्यू रखो। तो -3 से बड़ी वैल्यू कोई सी भी सोच लो, एक कोई सी भी, एनीथिंग। -4 रखो जी, -4 रखो यहाँ, -4 नहीं, -3 से बड़ी वैल्यू सोचनी है, वो तो छोटी हो जाएगी। तो -2 सही है, रखो -2, -2 + 3 1 आया, तो यहाँ 1 लिख दो। अब एक और, x की वैल्यू बड़ी रखनी है -3 से। एक तो आपने खुद सोचा, एक सोचना है इसके रेफरेंस में। हमेशा जो भी आपको ये दिया हुआ है ना, इसके रेफरेंस में आपको सोचना है, इसकी हेल्प से आपको सोचना है। ठीक है, एक वैल्यू, एक खुद अपने मन से और एक इसके रेफरेंस में। x की वैल्यू -3 से बड़ी, देखो इन दोनों में कौन वैल्यू -3 से बड़ी है, -3 से बड़ी वैल्यू 0 है, तो 0 रखेंगे यहाँ पर। रखो यहाँ 0 x की जगह, तो कितना आएगी y की वैल्यू 3, ये है। एक बार फिर कह रहा हूं, एक बार तो अपने मन से रखना अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, और एक बार इसके रेफरेंस में लेना, यहां से एक वैल्यू जरूर मिलेगी। अगर मिलती है तो, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, अपने मन से सोच लो। ठीक है, वैसे 99.99% जरूर मिलेगी। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर x की वैल्यू -3 से छोटी, पहले अपने मन से सोचते हैं। -3 से छोटी -4 होता है, रखो -4, रखो जी इधर, -4 + 3 -1 आया, उस माइनस को ये माइनस प्लस कर देगा 1। अब जो वैल्यू रखोगे वो इसके रेफरेंस से, x की वैल्यू -3 से छोटी, देखो यहाँ कोई है, ये रहा -6, रखो यहाँ पे -6, -6 + 3 -3, उस माइनस को ये माइनस प्लस कर देगा +3। ठीक है, तो एक वैल्यू खुद रखनी है अपने मन से अकॉर्डिंग टू दिस, और एक वैल्यू यहां से उठानी है। अगर नहीं मिलती तो दोनों अपने मन से रख दो। अब बनेगा इसका ग्राफ।
ग्राफ बनाते समय थोड़ा सा अटेंटिव रहना है आपको। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ये x, ये y एक्सिस, दिस -2 पे 1, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, ये थोड़ा सा जगह यहाँ पे ज़्यादा चाहिए मेरे को, x डैश, ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, माइनस का 6 आ गया, ठीक है। अरे यार ये जगह कम पड़ गई, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, है, समझ जाना आप लोग। यहाँ से इस तरह से y = माइनस का x+3 था, ये ऐसे था, और ये हो गया जी, यहाँ पर इसको मैं हटा के यहाँ ले आता हूँ, when x <-3, ये है, और ग्राफ ऐसे करके और खिंच गया, और ये हो गई मेरी x एक्सिस, तो -7। ओके, थोड़ा सा देख लेना प्लीज़, एडजस्ट कर लेना। और ये नीचे हो गया जी कितना, बोलो, नीचे तो 1 ही बहुत है क्योंकि y तो कभी नेगेटिव है ही नहीं। ये बन गया मेरा ग्राफ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1 2 3 4 5 6। चलो ग्राफ बनाते हैं। आई एम सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बनाइए जी, -2 पर 1, -2 पर 1, ये रहा ग्राफ बन गया। 0 पे 3, 0 पे 3, ये रहा ग्राफ बन गया। पहले एक टेबल को कंप्लीट करना है, फिर इसके ऊपर जाना है, ठीक है। तो देखो ये मेरा पॉइंट है, जब मैं इनको स्केल से मिलाऊंगा तो देखो ऐसे करके मिलाऊंगा, ये ऐसे करके मिलाऊंगा, ऐसे करके, तो ये इसका नाम रखा जाएगा y = x+3। ये इसका असली नेम है, मॉड नहीं है, ये देखो। और जब ये आगे तक जाएगी तो ऑटोमेटिक ना -3 पे कट कर जाएगी ऑटोमेटिक। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, बट आप जब स्केल से मिलाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगा, देखो, ठीक है। कुछ इस टाइप से आएगा, इस टाइप से बिल्कुल यहाँ पर ही कट करेगा ये जब आप स्केल से मिलाओगे, ठीक है जी। तो आपका ग्राफ, आपके पॉइंट ये था और एक ये था, लेकिन जैसे ही आपने इसको आगे तक मिलाया तो -3 पे किया कट। -3 पे क्यों कट किया? क्योंकि x की वैल्यू -3 आई थी। जो भी x की वैल्यू आएगी ना, वहीं पर ये लाइन कट करेगी। ये लाइन जाने को और आगे भी जा सकती है, लेकिन आपको लेके नहीं जाना। क्यों? क्योंकि नीचे नेगेटिव से हमें कोई काम ही नहीं है। देखो नेगेटिव कभी आउटपुट आएगा ही नहीं, y की वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी ही नहीं, तो इसलिए यहीं रोक देना है, ठीक है। तुरंत लिखते ही नाम लिख देना। आगे बनाओ अब इसका ग्राफ। -4 पे 1, -4 पे 1, ये रहा जी, ठीक है, ओके। -6 पे 3, -6 पे 3, ये रहा, ये ग्राफ है। इसको भी जब आप स्केल से मिलाओगे तो ऐसे करके, और जब मिलाते जाओगे तो ऑटोमेटिक इसी पॉइंट पर कट कर जाएगी। हमेशा ऐसा होगा, हमेशा मतलब ऑलवेज, ठीक है, मॉड वाले क्वेश्चन में। तो देखो ये y की वैल्यू मैंने ये रख दी, ओके। तो देखो जब भी कोई क्वेश्चन मॉडुलस का आएगा तो हमेशा v बनेगा, v v v v, देखो v बना है तो हमेशा v बनेगा, ध्यान रखना। और वो भी x एक्सिस पे बनेगा अगर y = ऐसा है। अगर ऐसा होता है x = y+3 तो फिर y पे बनता, ऐसे करके बनता v। तो क्वेश्चन x में है तो x एक्सिस पे बनेगा। अब इसके अंदर लिमिट डालो। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। एक काम तो हो गया, जो इसने कहा था ना स्केच बनाओ, तो स्केच हमारा बन गया। अब इसने कहा इसको इवेल्युएट करो इसकी हेल्प से। अब मेरी बात सुनना, लिमिट कितनी है जो यहाँ दे रखी है, -6 ढूंढो भाई, ये रहा, इसको इससे मिला दो, ए -6। और कितनी है, 0 का है भाई, ये रहा, इसको इससे मिला दो, ये रहा। तो देखो एरिया बाउंडेड ये सारा निकल के आ गया। एरिया बाउंडेड का मतलब जो एरिया कवर्ड हो जाए, तो दिस इज द रिक्वायर्ड वन एरिया। नेमिंग कर दो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ओ हो गया, डी हो गया। इसका नाम हमेशा ओ रखते हैं, ठीक है। तो लिमिट वही लगानी है जो यहाँ पे दे रखी होंगी, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लगाना। जैसे यहाँ लिमिट लगेगी 0 से 4, यहाँ लगेगी -2 से 2। अब निकालना है आपको एरिया। ध्यान से देखो, दोनों एरिया ना सिमेट्रिकल है। देखो -3 से 6, 3 का गैप है, -3 से 0, 3 का गैप है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एरिया को ऐसे करके निकाल सकते हो, लाइक दिस, -6 से -3 लिमिट, और ये वाला इंटीग्रेट हो जाएगा -x+3 और dx, और प्लस कर दो इसमें -3 से 0 लिमिट, यहाँ से लेके यहाँ तक। लिमिट हमेशा छोटे से बड़े की तरफ चलती हैं। और y की वैल्यू कितनी है, x+3, ऐसे कर दो इंटीग्रेट। या फिर आप इसको ऐसे करके भी कर सकते हो कि -3 से 0 ले लो लिमिट, मतलब छोटी लिमिट में -3 से 0, और यहाँ कर दो आप 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, और y की वैल्यू कितनी है, x+3। ध्यान रखना जो लिमिट, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल है। और आपको यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा कि ABC = CDO। वो आपको डायग्राम देख के ना पता चल जाएगा। हमेशा ऐसा नहीं होगा, डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसा होगा, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे मैं ये रब कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, या फिर मैं यही बता देता हूँ आपको। चलो रब क्या करना, आप x का इंटीग्रेशन x की 2/2 होता है, 3 का इंटीग्रेशन 3x होता है, ठीक है। लिमिट कहाँ गई, बैक साइड में कितनी है, 0 और -3।
आगे ट्वाइस है ही। चलो जी, अब पहले अपर लिमिट रखो 0, सब कुछ हो जाएगा 0, माइनस आना ही आना है। अब रखो लोअर लिमिट, रखो यहाँ माइनस का 3, तो 9/2 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ रखो तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम वगैरह ले लो 2, अंदर आपका बचा जी एलसीएम के बाद 18, और ये माइनस का 18, फिर ये माइनस का प्लस का 9/2 बचा। ठीक है, 2 से 2 कटा 9, स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। ठीक है, तो काफ़ी हौच पौच हो गई इस क्वेश्चन में, बट आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार और बता देता हूँ, मॉड्यूलस होगा, मॉड्यूलस के अंदर वाली वैल्यू को 0 के इक्वल रख के एक बार ग्रेटर देन इक्वल, एक बार लेस देन, ग्रेटर देन में प्लस, लेस देन में माइनस, ग्राफ बनेगा, ग्राफ प्लॉट होगा, हमेशा v बनेगा। लिमिट वही रखनी है जो यहाँ पे दे रखी है, और टेबल बनाते समय सावधानी, एक वैल्यू अपनी मर्जी से और एक वैल्यू यहाँ से उठानी है। ठीक है, यहाँ पर आपको देख लेना है, अगर सिमेट्रिकल बन रहा है तो आपकी मर्जी है, या तो इसका ट्वाइस या इसका ट्वाइस। मैंने इसका ट्वाइस इसलिए लिया क्योंकि इसमें एक लिमिट 0 है, तो मेरे को बेनिफिट होता है, वरना मैं इसका ट्वाइस भी ले सकता था। ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं लेना तो इसका अलग करो, इसका अलग करो, दोनों को जोड़ दो, अलग मतलब साथ 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 साथ। तो ये इसका आंसर है 9 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर क्यों, ये एस लिखा है, एस का भी अंडर रूट सोचो, स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन था मॉड वाला। ये नया कॉन्सेप्ट आ गया साइन एक्स और कॉस एक्स का। देखो साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा ना, आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम 1 तक जाता है, मिनिमम -1 तक का, और ग्राफ देखो ऐसे बनता है साइन का, इस टाइप से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो पीक पॉइंट है ये π/2 है, π/2 पे साइन की वैल्यू याद करो 1 होती है, ये 0 है, ये पाई है, ये 3π/2 है। ठीक है, 90 का गैप है, ये 2π है। इस टाइप से ग्राफ बनता है। और कॉस का अगर ग्राफ बनाओगे तो ये 1 तक जाएगा, ये भी -1 तक जाएगा, और ऐसे करके ग्राफ बनेगा, देखो ऐसे करके, ये इस टाइप से। ठीक है, ये वैल्यू जो है ये π/2 है, क्यों, क्योंकि साइन कॉस की वैल्यू 90 पे 0 होती है, तो देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू 0, ये आपका पाई है, ये आपका 3π/2 है, और अगर आगे बढ़ोगे देखोगे तो ये आपका पूरा 2π आ जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना। एक बात और, अगर मान लो एंगल के अंदर आ गया sin 2x, तब भी ग्राफ 1 और -1 पे ही जाएगा। अगर एंगल के अंदर आ गया sin 3x, तब भी मैक्सिमम वैल्यू 1 तक और मिनिमम -1 तक जाएगी। सेम बिहेवियर कॉस के साथ होगा, cos 2x आ गया तब भी सेम, नीचे भी सेम। लेकिन अगर ऐसा आ गया 2 sin x, ध्यान से देखना, ये 2 अलग है, साइन अलग है, मल्टीपल में, तो अब जब ग्राफ बनेगा तो ग्राफ तो सेम बनेगा, लेकिन ये 1 और -1 हटके यहाँ पे 2 और माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू तो मैक्सिमम 1 है, लेकिन बाहर से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए 2 और -2, ये तो अंदर ही अंदर था एंगल के अंदर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे हो जाता 3 तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी -3। ठीक है, और अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली साइन है, तो ध्यान रखना फिर तो 1 और -1 होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। अब 3 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, तो 3 में से मैं आपको एक बताता हूँ, बताओ कौन सा बताऊँ। चलो थर्ड वाला बता देता हूँ। ठीक है, y = कितना है, cos x, और x की वैल्यू कितनी है, 0 से जा रही है, और कहाँ तक जा रही है, 2π तक जा रही है। तो पहले ग्राफ बनाओ। ठीक है, ग्राफ बनेगा रफ लेकिन नीट एंड क्लीन। ये 1 और ये -1, क्योंकि cos के आगे 1 है, अगर यहाँ 2 लिखा होता तो 2 और -2 होता। cos का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होता है, तो इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, और इस तरह से यहाँ रुक जाएगा। ये वैल्यू कितनी है, π/2। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है, पाई। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है, 3π/2। ऑलराइट, और ये वैल्यू कितनी है, 2π। जहाँ तक इसने बोला है वहाँ तक ग्राफ बनाएंगे, 0 से लेके जहाँ तक बोला है। यहाँ 0 से 2π है, साइन का ग्राफ बनेगा, 0 से 3π/2 है, तो साइन का ग्राफ यहाँ पर ऐसे बनेगा, ऐसे करके, ए ऐसे, बस यहाँ रुक जाएगा, क्योंकि ये π/2 होता है, ये पाई होता है, और ये 3π/2, आगे तक नहीं जाएगा, जितना बोलेगा उतना बनाना है। ठीक है, तो एरिया ये हमें निकालना है। लेकिन देखो सारे पार्ट ना सिमेट्रिकल हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, हम निकालेंगे एक पोर्शन का एरिया, इसका निकालेंगे, और 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेमिंग, ये ए है, ये बी है, और ये ओ है, तो एरिया = हो जाएगा 4 टाइम्स AOB, इस टाइप से। ठीक है, 4 टाइम्स, लिमिट लेंगे 0 से π/2। वाई भाई, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, जहाँ तक है वो। ठीक है, ये लिमिट 0 से π/2, यहाँ क्या आएगा, dx, क्योंकि लिमिट x एक्सिस के ऊपर है, अगर dx है तो यहाँ y आता है। लॉजिक आपको मैं बार बार बताता हूँ, ये स्ट्रिप होती है, एलिमेंट्री स्ट्रिप बोलते हैं इसको, ये dx होती है। स्ट्रिप वहाँ डालते हैं जहाँ लिमिट है, लिमिट x एक्सिस पर है तो स्ट्रिप पड़ेगी dx पर, और ये y होता है, तो y dx का एरिया, मेरा y dx इंटीग्रेट होते ये सारा फैल जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, इधर जगह नहीं बची, उधर 4 एज इट इज, 0 से π/2। y कितना है, y की वैल्यू तो cos x है, ये रहा जी cos x, ये dx,
कॉस का इंटीग्रेशन हर बच्चे को मालूम है, साइन एक्स होता है। और अगर नहीं मालूम तो फॉर्मूला याद होना चाहिए इंटीग्रेशन का। लिमिट पुट कर दो जी, पहले अपर लिमिट साइन पाई बाई 2 माइनस अब लोअर लिमिट साइन 0। 4 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 0 0, तो आंसर आ गया जी 4 स्क्वायर यूनिट, यानी इसका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, तो आपको डायग्राम वहां तक बनाना है जहां तक की लिमिट है, तो ध्यान रखना। ओके, इनको ट्राई कर लो। अभी सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। अगली वीडियो के लिए ये वाली वीडियो बेस है। अगर आपको इस वीडियो के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो अगली वीडियो में आपको प्रॉब्लम होगी। ऑलराइट, तो अच्छे से तैयार करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।